स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एक के स्टडी पॉइंट पर, जिसमें आज मैं आपको चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे। देखिएगा ऊपर क्या चैप्टर 3 लिखा है और यहाँ पे है दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। तो देखिएगा परिभाषा इसका दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या दो हो, ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या दो हो, ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या दो हो तथा उनके घातों की संख्या एक हो, तो उसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो देखिएगा हमने आपको क्या बताया, ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या दो हो। क्योंकि देखिए चैप्टर क्या है, दो चरों वाले। कितने चर हो? दो चर हो। और रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात एक हो। तो क्या वो जिनके घातों की संख्या एक हो उसे क्या कहते हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे लिखा हो 3x + 2y = 9 लिखा है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये देखिए बराबर का चिन्ह लगा है। जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो, दो पक्ष लिखा हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समीकरण होता है। और समीकरण देखिए इसमें दो चर है, एक चर x है, दूसरा चर y है। तो हमने बोला ऐसा समीकरण जिसमें चरों संख्या दो हो, तो दो चर है और उनके घातों की संख्या एक हो। तो जो चर है, चर के ऊपर घातों संख्या कितना है? एक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलेगा हम आपको अब पढ़ाते हैं नेक्स्ट। तो आपने चैप्टर का नाम का मतलब समझ गए, उसकी परिभाषा समझ गए। अब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं। कैसे आपका देखिए दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, इसको हल करने का चार तरीका होता है। पहला तरीका होता है ग्राफी वेद, दूसरा तरीका होता है प्रतिस्थापन वेद, और तीसरा तरीका होता है विलोपन वेद, और चौथा तरीका होता है ब्रज गुणनखंड वेद। तो चार तरीके से आप चाहे जिस तरीके से सवाल लगाओगे तो आपको क्या होगा, आंसर सेम आएगा। तो एक सवाल आता है पेपर में, हर बार आता है, देगा ग्राफी वेद से इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्राफ क्या होता है और ग्राफ में क्या क्या पॉइंट होता है। पॉइंट हम सीखेंगे जिससे हमारा बहुविकल्पी आता है पेपर में। तो चलिएगा सबसे पहले जो है, तो देखिएगा एक हम रेखा खींचेंगे, रेखा। और इस जो समतल पर जो क्षैतिज रेखा है, जो रेखा खींचेंगे, इस रेखा का नाम होता है क्षैतिज रेखा। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस रेखा का नाम क्या होता है? क्षैतिज रेखा होता है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और ये जो लाइन हम आप खींचते हैं, जो ऊपर नीचे वाली लाइन जाती है, इस वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस वाले लाइन को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश कहते हैं वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइनें होती है प्यारे मोहन भैया? वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन। तो देखिएगा हमने क्या किया, एक आपका जैसे सतह हो गई, सतह के जो है उसके सामने जो है ये रेखा खींचे, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा हो तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। अब देखिएगा कार्तीय तल किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जब लंबवत रेखा एक दूसरे काटती है, तो जो तल होता है ऐसा समतल जिसमें क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को लंबवत काटती है, तो उस तल को क्या बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं। तो हमारा कैसा तल है? एक हमारा कार्तीय तल है।
और देखिएगा ये जो क्षैतिज रेखा होता है, क्षैतिज रेखा हमारा जो होता है इसका नाम होता है यक्ष अक्ष। क्षैतिज रेखा को यक्ष रेखा भी कहते हैं, यक्ष अक्ष कहते हैं। ये हमारा यक्ष अक्ष होता है और ये हमारा जो है यक्ष डैश अक्ष होता है और ये हमारा जो है वाई अक्ष होता है और ये हमारा जो है वाई डैश अक्ष होता है। तो हमारा अक्ष हो गया। तो क्षैतिज रेखा को हम यक्ष रेखा भी कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई रेखा भी कहते हैं। तो अभी हमने क्या बोला कि जो समतल है, इस समतल में जो बोर्ड हमारा समतल दिखाई दे रहा है, किसी समतल को जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, 90 अंश पर काटते हैं, तो जो तल प्राप्त होता है उस तल को हम कार्तीय तल बोलते हैं। और कार्तीय जो तल होता है ये जो 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटता है? ये जो लाइन 2 लाइन खींचा गया, ये दोनों लाइन इस कार्तीय तल को 4 भागों में बांटता है। देखिए एक भाग ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक भाग ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक भाग ये आपको दिखाई दे रहा होगा और एक भाग ये आपको दिखाई दे। 4 भागों में काटता है तो इसे हम क्या कह देते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। और ये जो आप कार्तीय तल पढ़ने वाले, जो ग्राफ पढ़ने वाले हैं, इसकी खोज किसने किया था, किसे इसने बताया था? तो रेने देकार्ते नामक एक क्या थे? गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने ये जो ग्राफ है बताया था। तो इसका किसने बताया था? रेने देकार्ते ने इसको क्या किया था? बताया था। तो चलिएगा, ये हमारा जो यक्ष अक्ष होता है, यक्ष का धनात्मक सिरा होता है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर मिलता है, 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 5 हुआ और ये हमारा 6 हुआ और ये हमारा 7। इसी तरह ये इनफाइनाइट तक जाता है। इधर आपका यक्ष का ऋणात्मक होता है, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो। इसी तरह ये भी ऋणात्मक तक जाता है। ऊपर देखेंगे तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया और ये आपका 3 हुआ, 4 हो गया, 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया। नीचे आप देखेंगे -1 होगा, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। मतलब कहने मतलब ये है कि जो क्षैतिज रेखा होता है, यक्ष अक्ष होता है, ये यक्ष अक्ष जो होता है धनात्मक होता है, यक्ष डैश आपका ऋणात्मक होता है, वाई आपका धनात्मक होता है और वाई डैश आपका ऋणात्मक होता है। बात हो गई। अब एक बात ये जानिएगा कि यक्ष रेखा और वाई रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करता है, ये देखिए यक्ष रेखा और वाई रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करता है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। यक्ष रेखा और वाई रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करता है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। और पेपर में 1 नंबर आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक याद कर लेना 0,0 होता है। जो हमारा मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। अब 4 भागों में बांटा गया तो इस वाले भाग को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रथम चतुर्थांश, जिसको इंग्लिश कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा होता है द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको इंग्लिश कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और ये हमारा होता है तृतीय चतुर्थांश होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको जो है थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये हमारा जो होता है, ये हमारा होता है चतुर्थ चतुर्थांश, और जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा 4 चतुर्थांश हो गया, जिसमें आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इतनी बातें हो गई। अब आप जानते हैं, आपसे चिन्ह पूछता है कि जैसे आपसे सवाल आ जाए कि 2,5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, -2,-5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा और 2,-5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आप देखें अंक सेम है लेकिन चिन्ह परिवर्तन है। तो चिन्ह ही बताता है कौन सा निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो चलेगा, हम आपको पहले चिन्ह पढ़ा देते हैं। तो जो आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, इसका चिन्ह होता है +, होता है। और जो द्वितीय चतुर्थांश का होता है -, होता है। और जो तृतीय चतुर्थांश होता है इसका -, होता है। और जो फोर्थ चतुर्थांश होता है
इसका प्लस कामा माइनस होता है, इसका चिन्ह हो गया। अब आप देखें जैसे हमने लिखा 2,5 जो है किस चतुर्थांश में होगा, तो देखो 2 भी धनात्मक है और 5 भी धनात्मक है, दोनों धनात्मक है, तो दोनों धन कामा धन है, तो आपका प्रथम चतुर्थांश में है। यहाँ देखिए -2,5 है, पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है, तो देखिएगा पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है, इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में है। तीसरा देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। चौथे में देखिएगा यहाँ आपका प्लस है, दूसरा वाला माइनस है, तो प्लस कामा माइनस किस चतुर्थांश में होगा, तो चौथे चतुर्थांश में होगा। तो उम्मीद है आपको चिन्ह भी समझ में आया होगा। अब देखिएगा चिन्ह आपको रटना नहीं, मैं आपको तैयार करना सिखा रहा हूँ। देखिए जब कोई निर्देशांक लिखा जाता है, तो जब कोई निर्देशांक लिखा जाता है मेरे प्यारे भैया, तो पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। निर्देशांक को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो देखिएगा जब हम इस चतुर्थांश में आएंगे, तो देखिए बस इतने से मतलब है, इस चतुर्थांश मतलब ए वाला भाग है, इस चतुर्थांश मतलब है, इस चतुर्थांश में आप देखेंगे तो पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y। तो देखिए x कैसा दिखाई दे रहा है, धनात्मक दिखाई दे रहा है, धन आ गया, और y कैसा दिखाई दे रहा है, धनात्मक दे भी प्लस कामा प्लस हो गया। इसी प्रकार जब इसमें आएंगे तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y। इस वाले दूसरे चतुर्थांश में आपका देखो x लिखा है, तो x कैसा ऋणात्मक है, y कैसा धनात्मक है, तो माइनस कामा प्लस हो गया। कोई चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है। तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो x कैसा ऋणात्मक है, y भी कैसा ऋणात्मक है, तो माइनस कामा माइनस हो गया। चतुर्थ में आ गए तो चौथन देखिएगा तो आपका ये देखिए ये वाला चतुर्थांश में हो गया, तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो x कैसा है, धनात्मक है, और y कैसा है, ऋणात्मक है, तो ये आपका चतुर्थांश हो गया। अब देखेंगे आपका पेपर में आता है भुज और कोट क्या होता है। जो निर्देशांक लिखा रहता है इसमें जो x वाले भाग होता है, x वाले भाग को भुज कहते हैं और y वाले भाग को क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। तो मैंने आपको कार्तीतल ग्राफ पूरा पढ़ाया, एक बार दोबारा आप इसको अच्छे समझ लीजिएगा और अच्छे सुनिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, एक समतल है। ये क्या है, समतल है। किसी समतल में जब x रेखा और y रेखा एक दूसरे को जब लंबवत कट करता है, 90 अंश का कोण बनाते हुए काटता है, तो ऐसे भाग को क्या बोलते हैं, कार्तीतल बोलते हैं। और इसकी खोज किसने किया था, रेने देकार्ते नामक जो गणितज्ञ थे, जिन्होंने इसकी क्या किया था, खोज किया था। तो इसीलिए उनका नाम कार्तीतल पे उनके नाम के आधार पर ही रख दिया गया था। अब देखेंगे ये वाली जो x वाली रेखा होता है इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और जो y रेखा होता है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये x अक्ष होता है, x का धनात्मक सिरा होता है, इधर x डैश अक्ष x का ऋणात्मक सिरा होता है, ऊपर y अक्ष धनात्मक सिरा होता है, नीचे y डैश अक्ष ऋणात्मक सिरा होता है। x रेखा और y रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0 होता है। ये जो x रेखा और y रेखा एक दूसरे को जब काटता है तो इस कार्तीतल को 4 भागों में बांट देता है, इसीलिए इसका नाम चतुर्थांश पड़ा। ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब बात कर लेते हैं इनका चिन्ह का। प्रथम चतुर्थांश प्लस कामा प्लस होता है, द्वितीय में माइनस कामा प्लस होता है, तृतीय में माइनस कामा माइनस होता है, और चतुर्थ में प्लस कामा माइनस होता है। और निर्देशांक में पहले x लिखा जाता है, फिर कामा लगाकर y लिखा जाता है। x को भुज कहते हैं और y को कोट कहते हैं। तो मैंने इस बात को 2 बार आपको बताया। अगर ये बातें आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो यहाँ से बहुत सारे बहुविकल्पी बनते हैं। और दूसरी बात, यहाँ से 6 नंबर में ग्राफ बनाना आता है, और ग्राफ भी आप अच्छे से क्या करो, सीख जाओगे। अब चलेगा मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ, उस टेबल को आप अच्छे तैयार करिएगा। उस टेबल के द्वारा भी प्रश्नावली 3.1 में सवाल आएगा। तो चलिएगा हम उस टेबल को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो चलिएगा आप देखते रहिएगा आगे। तो हम उस टेबल को आपको तैयार करते हैं, बनाते हैं टेबल को।
तो टेबल आपका रहेगा देखिए आप सामने मैं आपको टेबल बना रहा हूँ, टेबल अच्छे से आप देखिएगा। देखिए पहला वाला जो लाइन होता है और वहाँ पे आपका आता है क्रमांक, दूसरा वाला जो लाइन होता है यहाँ पे हम भरते हैं अनुपात बताते हैं, फिर यहाँ पर जो लाइन आता है इसको हम कहते हैं ग्राफी निरूपण, और यहाँ पे जो आता है इसको हम कहते हैं बीजगणितीय हल कहते हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं बताते हैं। पेपर में सवाल आता है बताइए संगत है क्या असंगत है, उसको बताने के लिए बताया जाता है। तो चलिएगा हम टेबल बना रहे हैं, धीरे धीरे आप सीखिएगा और उम्मीद करिएगा आपको रटना नहीं है, तैयार हो जाए क्लास में ही। तो देखिएगा पहला आपका आता है सीरियल नंबर क्रमांक क्या होता है, दूसरा आपका आता है यहाँ पे अनुपात है, रेशियो क्या हम पाएंगे अनुपात क्या होगा हमारा, और यहाँ पे हम लिखेंगे आपका बीज जो है ग्राफी हल। ग्राफ में जब हम उस दो चरों वाले रैखिक समीकरण होगा तो उसका जब ग्राफी हल करेंगे तो ग्राफी हल हमें क्या प्राप्त होगा, ग्राफी हल क्या होगा ये आप बोल सकते हो ग्राफी मान क्या होगा। और यहाँ पे आपका बीजगणितीय हल, बीजगणितीय मतलब जब उस सवाल को आप हल करोगे तो हल करने बाद उसका कितना मान हमें प्राप्त होगा यहाँ समझाएंगे। ग्राफी हल क्या होता है, ग्राफी हल क्या होता है और वहाँ संगत असंगत है। अब देखिएगा 3 टेबल बनेगा, पहला वाला जो टेबल होगा यहाँ पे ये आपका पहला हो जाएगा, और दूसरा वाला ये आपका टेबल सेकंड बनेगा, और तीसरा वाला जो है आपका टेबल तीसरा बनेगा। तो अच्छे देखिएगा। अब देखो दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, कितने चरों वाले, 2। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण देखिए चैप्टर नाम युग्म है। तो आपने जब 9th में पढ़ा था 9th में एक समीकरण आता था, लेकिन 10th में 2-2 समीकरण आएंगे। देखो जो पहला वाला समीकरण होगा उसका व्यापक मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, ये आपका व्यापक हल पहला होता है, पहला समीकरण का व्यापक हल। और जो दूसरा समीकरण होता है उसका होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पे जो a1 b1 c1 लिखा है और यहाँ पे a2 b2 c2 लिखा है, इनमें कुछ संबंध होता है और उस संबंध को हम यहाँ पे अच्छे सीखेंगे। तो पहला संबंध हम क्या होगा मान लेते हैं, a1 और a2 का अनुपात निकालते हैं, a1 अपान a2, अनुपात बटे मतलब होता अनुपात, तो a1 अपान a2 ये क्या होगा मान लेते हैं। फिर b1 अपान b2 निकालते हैं और मान लेते हैं आपस में बराबर नहीं है। तो पहला हमारा जो पॉइंट होगा a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा। इसका ग्राफी हल क्या होगा कि रेखाएं प्रच्छेदित रेखाएं, कैसी रेखाएं हमें मिलेंगे, प्रच्छेदित रेखाएं मिलेंगे। कैसी रेखाएं हमें मिलेंगे, प्रच्छेदित रेखा मिलेंगे। अब प्रच्छेदित मतलब समझिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो इस बिंदु को प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं और इस रेखा को प्रच्छेदित रेखा बोलते हैं। तो कितने बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के एक ही बिंदु पर काटेगा तो एक ही हल मिलेगा। तो ग्राफी हल क्या होगा, यहाँ लिखेंगे केवल एक हल। क्या लिखेंगे, केवल एक हल। लेकिन आपके बुक में एक और इसका नाम बोल दे दिया जाता है, इसका एक दूसरा नाम होता है अद्वितीय हल। क्या नाम होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब होता है कोई दूसरा ना हो। और जब हल प्राप्त होगा तो पेपर में आता है कि बुक में लिखा है कि बताइए, एक समीकरण दे देगा, बताइए संगत है का संगत है। तो जब हल प्राप्त होगा हमें तो हम बोल देंगे रेखाएं संगत है, और जब हमें हल प्राप्त नहीं होगा तो हम बोलेंगे रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, असंगत रेखाएं हैं। तो दूसरा जो पॉइंट हमें प्राप्त होगा, अब देखो पहला मान लेते हैं a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर नहीं है। फिर सेकंड स्टेप हम मान लो पढ़ते हैं कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर है। इस बार मान लेते हैं कि दोनों मान बराबर है, लेकिन
तीसरा वाला मान हमारा जो है वो बराबर नहीं है। जब तीसरा वाला मान बराबर नहीं तो इसका जब ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफी मान या ग्राफी हल क्या आता है, तो आप बोलोगे समांतर होते हैं। कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। और जब ये समांतर होते हैं ना तो कोई हल नहीं होता। जब दो रेखाएं समांतर होंगे तो कोई हल हमें प्राप्त नहीं हो, कोई हल नहीं। अब देखो हम आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। देखिए आप समांतर रेखा परिभाषा जानते हैं? जब दो ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेदित ना करे, अर्थात उनके बीच की दूरी आपस में प्रत्येक बिंदु पर आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी रेखाओं को हम कौन सी रेखाएं बोलते हैं? ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रच्छेदित न करे, अर्थात उनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर आपस में बराबर हो, मतलब यहाँ भी 2 सेंटीमीटर हो, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर हो, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर हो, तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। और जब ये दोनों समांतर रेखाओं का प्रत्येक बिंदु आपस में बराबर होगा, मतलब बीच की दूरी आपस में बराबर होगा, तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और जब दो रेखाएं दूसरे काटेंगी नहीं तो कोई हल नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखे हमने कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं प्राप्त होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं प्यारे भैया? असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे अच्छे से। तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा? A1/A2 = B1/B2। मान लेते इस बार ये भी बराबर हो गया तो C1/C2। जब एक कंडीशन होता है तब रेखाएं संपाती कहलाती। क्या रेखाएं कहलाती हैं? संपाती रेखाएं कहलाती हैं। और संपाती मतलब समझिएगा, जब दो या दो से अधिक रेखाएं जब या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होता है, जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होता है तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं बोलते हैं। और जब एक ही रेखा पर कई बिंदु देखिए स्थित है, मतलब इसके कई हल प्राप्त होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या लिखेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या बोलेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। और जब हमें हल प्राप्त होगा तो हम क्या बोलेंगे? रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाएंगे? रेखाएं संगत रेखाएं कहलाएंगे, मतलब संगत होगा। तो मैंने आपको टेबल को बड़े ही आसानी से बताया। आपको बुक में यही टेबल है तो आपको रटना नहीं, अगर आप सीख जाओगे तो बहुत ही आसान टेबल है आपका बनेगा। तो देखिएगा एक बार दोबारा हमने क्या बताया कि देखिए जब A1/A2 is not equal to B1/B2 हो, जब A1/A2 is not equal to B1/B2 हो तो रेखाएं प्रच्छेदित करेंगे। और जब रेखाएं प्रच्छेदित करेंगे तो केवल एक हल प्राप्त होगा। और जब हल प्राप्त होगा तो ऐसी रेखाओं को हम कैसी? संगत रेखा बोल देंगे। दूसरा A1/A2 = B1/B2 is not equal to C1/C2 होगा तो रेखाएं समांतर होंगे। और जब रेखाएं समांतर होंगे तो कोई हल नहीं प्राप्त होगा। और कोई हल नहीं प्राप्त होगा तो हम बोलेंगे रेखाएं असंगत है। तीसरा हमने क्या बोला? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होगा तो रेखाएं संपाती होंगे। और जब रेखाएं संपाती होंगे तो हम कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और अनेक हल होगा तो रेखाएं संगत होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज मैंने आपको चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया। मैंने आपको ग्राफ कैसे बनाया जाता है ग्राफ के बारे में बताया। फिर मैंने आपको जो है ग्राफी हल कैसे होता है, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसका ग्राफी हल कैसा होता है, क्या हमें मान प्राप्त होता है, हमें बीजगणितीय हल में क्या मान प्राप्त होता है, रेखाएं कब संगत होती है कब असंगत होती हैं, ये सब बातें हमने आपको बताया। अगर आज का वीडियो आपको जो है अच्छे से इसको पढ़ लिए, समझ लिए और आपको आने लगा तो अगला जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.1 होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।